जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, हेमंत सोरेन जो झारखंड में न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के निर्विवाद नेता के तौर पर उभर चुके थे, पूरे झारखंड में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग लोकप्रियता बना चुके थे, कड़े फैसले ले रहे थे और जिनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। आज वही हेमंत सोरेन ईडी की कैद में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। ऐसे आरोप देश के दूसरे विपक्षी नेताओं पर भी हैं, लेकिन हेमंत सोरेन देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए गिरफ्तार हुए, पहले गिरफ्तार हुए फिर राजभवन जाकर इस्तीफा दिया। ऐसा क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए, तेजस्वी यादव नहीं हुए, और भी कई नेता हैं जो जांच के दायरे में हैं, वे भी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार होना पड़ा। किसने हेमंत सोरेन को बढ़ा चढ़ाकर इस हाल में पहुंचा दिया? किसने उन्हें कहा कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे? क्या हेमंत सोरेन किसी साजिश का शिकार हुए? क्या हेमंत सोरेन को इस हाल में पहुंचाने की जिम्मेदार उनकी गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है? और अगर है तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया होगा? इंडिया अलायंस की नींव रखने वाले नीतीश कुमार पलट गए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस को आंख भी दिखाती हैं और इंडिया अलायंस में रहने की बात भी करती हैं। 80 सीटों वाले यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ समझौते से इनकार कर चुके हैं, लेकिन 3.5 करोड़ की आबादी वाले और लोकसभा में सिर्फ 14 सांसद देने वाले छोटे से राज्य झारखंड का मुख्यमंत्री कांग्रेस के साथ पूरी निष्ठा से खड़ा था, पूरी ईमानदारी से उसने साथ दिया और उसी को सलाखों के पीछे पहुंचाने का इंतज़ाम भी कर दिया गया। किसने किया, क्यों किया और इससे भविष्य में किसे फ़ायदा होने जा रहा है, इस पर आगे बात करें उसके पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों, याद कीजिए, साल था 2019। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने रघुवर दास की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त देकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। अब की बार 60 पार का नारा देने वाली भाजपा महज 25 सीटों पर सिमट गई थी और 30 सीटों के साथ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक के अपने चुनावी इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। हेमंत की अगुवाई में कांग्रेस भी 16 सीटें ले आई थी। यह झारखंड बनने के बाद उसका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट मिली और गठबंधन का आंकड़ा बना 47 सीटों का। हालांकि बाद में झारखंड विकास मोर्चा के बंधु तिर्की और प्रदीप यादव भी कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस 18 सीटों तक पहुंच गई। खैर, हेमंत सोरेन गठबंधन के नेता थे और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वे अपने कोटे से एक मंत्री का नाम दें ताकि शपथ ग्रहण समारोह में गठबंधन के दोनों बड़े दलों का प्रतिनिधित्व रहे। उसके बाद मंत्रिपरिषद के विस्तार में बाकी मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव का नाम भेज दिया। हेमंत सोरेन ने इस पर आपत्ति की और कहा कि वे और रामेश्वर बाबू दोनों आदिवासी हैं, सिर्फ 2 आदिवासी ही शपथ लेंगे तो जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, मैसेज ठीक नहीं जाएगा, इसलिए किसी और का नाम भी दिया जाए। कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध ली। आखिरकार हेमंत सोरेन को कहना पड़ा कि वे अकेले ही शपथ लेंगे। इसके बाद कांग्रेस की ओर से आलमगीर आलम का नाम भेजा गया और फिर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कांग्रेस के कोटे से रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम और राजद के कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। वह दिन था और 31 जनवरी 2024 का दिन, यानी हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने का दिन। कांग्रेस हेमंत सोरेन के बराबर कभी खड़ी नहीं हो पाई, लेकिन जब हेमंत सोरेन पर ईडी की जांच शुरू हुई तो कांग्रेस को मौका मिल गया। चाहे ईडी के समन्स को नज़रअंदाज करना हो,
मोदी और ईडी पर हमला करना हो, ईडी के अफसरों पर केस कराना हो, ये सब हेमंत सोरेन ने किया। तो आखिर हेमंत सोरेन को ऐसा करने की सलाह कौन लोग दे रहे थे? दोस्तों, आपको याद होगा ईडी के समन के बीच बीच में हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली जाया करते थे। यहाँ तक कि 27 जनवरी को भी वे चार्टर्ड फ्लाइट लेकर दिल्ली गए थे और करीब 40 घंटे तक उनका कोई अता पता नहीं था। वे दिल्ली क्या करने गए थे, कहाँ गए थे, किसी को नहीं पता। लेकिन रांची लौटते ही उन्होंने गिरफ्तारी की तैयारी कर ली, एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड कराया और एक बैठक करके विधायक दल का नेता चुन लिया। आखिर हेमंत सोरेन को 10-10 समन की अवहेलना करने की सलाह किसने दी होगी? पत्थर खनन मामले में हेमंत सोरेन ईडी के सामने गए, पूछताछ का सामना किया। इसके बाद ईडी ने दोबारा कभी उनसे उस मामले में पूछताछ नहीं की। ज़मीन के मामले में भी उनको 7-8 समन दिए गए, लेकिन हेमंत सोरेन कोर्ट और वकीलों के चक्कर लगाते रहे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील उनके लिए कोर्ट में लड़ते रहे, हालांकि कोई राहत नहीं दिला पाए। हेमंत सोरेन ईडी को चुनौती भी देते रहे। उनके पार्टी के प्रवक्ता ईडी, केंद्र सरकार और राजभवन पर लगातार निशाना साधते रहे, लेकिन उनकी ही पार्टी की सहयोगी कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस की ओर से न तो कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, न जेएमएम के साथ कोई साझा प्रेस रिलीज जारी की गई, न कांग्रेस ने बीजेपी पर कोई बड़ा हमला ही बोला। हेमंत सोरेन को फ्रंट पर खड़ा करके अकेला छोड़ दिया गया और अकेला ही नहीं छोड़ा गया, बल्कि कांग्रेस उनको यह समझाने में भी सफल रही कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो हेमंत सोरेन शहीद कहलाएंगे, उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर चलेगी। लेकिन दरअसल मकसद तो कुछ और ही था। आज जबकि हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में हैं, 4 साल तक हेमंत सोरेन के साये में खड़ी कांग्रेस अपना असली रंग दिखा रही है। पहली झलक उसने चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार टाल कर दिखा दी है। 8 फरवरी को चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा के नाम पर उसे बढ़ाकर 16 फरवरी करा दिया, जबकि पहले भी यह तारीख कांग्रेस से पूछ कर ही तय की गई थी। यह कांग्रेस का अपना तरीका है यह बताने का, चंपई सोरेन को यह संदेश देने का कि अब हमारी चलेगी। दोस्तों, आप पूछेंगे कि आखिर हेमंत को झूठी हिम्मत दिलाकर शहीद बनाने से कांग्रेस को क्या लाभ होगा? तो मैं आपको बताता हूं कि क्या फायदा होगा कांग्रेस को। दरअसल हेमंत सोरेन के रहते सरकार में कांग्रेस की एक नहीं चल रही थी। यह बात सच है कि राज्य में सत्ता में साझीदार होकर भी कांग्रेस पार्टी की जो पोजीशन है, एक सत्तारूढ़ पार्टी जैसी कभी नहीं दिखाई दी। हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार ने पिछले 4 साल में जितने भी बड़े फैसले लिए या बड़े काम किए, उसका श्रेय, उन सब का क्रेडिट अकेले हेमंत सोरेन के हिस्से में आया। इस सरकार की ओर से, यानी हेमंत सोरेन की जो सरकार थी, उस सरकार की ओर से राजनीतिक तौर पर मुफीद वही फैसले लिए गए जो हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी चाहती थी, और इससे हेमंत सोरेन एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे। अगर बात करें 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल पॉलिसी पर स्टैंड लेने की, या फिर एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने के फैसले की, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नियमावली बनाने का मुद्दा हो, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली हो, या बिना ट्रिपल टेस्ट यानी ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकायों के चुनाव कराने का फैसला हो, इन तमाम फैसलों में हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी का निजी स्टैंड प्रभावी रहा। हालांकि अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार के इन फैसलों में से कुछ को खारिज कर दिया, लेकिन वह इन फैसलों की बदौलत अपने कोर वोटर्स को राजनीतिक तौर पर मजबूत संदेश देने में सफल रहे और इसने उनकी लोकप्रियता में इजाफा किया। दोस्तों, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद फिलहाल इस हालत में नहीं है कि वह 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज या फैसलों को अपनी उपलब्धियों के तौर पर गिना सके, बता सके। वजह यह है कि डोमिसाइल, परीक्षा नियमावली और भाषा आदि पर हेमंत सोरेन सरकार के बड़े फैसले कांग्रेस के एजेंडे के अनुकूल नहीं थे, कांग्रेस के एजेंडे के खिलाफ थे। कांग्रेस के विधायकों ने ऐसे कुछ फैसलों पर ऐतराज़ भी तब जताया था, लेकिन तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगे उनकी
एक नहीं चली थी। राज्य सरकार में 4 कांग्रेसी मंत्री थे और उन मंत्रियों से उनकी ही पार्टी के ज़्यादातर नेता कार्यकर्ता खुश नहीं थे। इन चारों मंत्रियों का पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर न तो कोई दखल दिखा, न ही कोई ख़ास सक्रियता नज़र आई। वे सिर्फ अपने विभागों में ही मस्त रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ विधायकों पर 2 बार सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के आरोप भी लगे। कहा गया कि वे कभी भी बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। विधायकों को लेकर कभी रायपुर तो कभी हैदराबाद जाने का आइडिया भी कांग्रेस का ही रहा। एक तरफ कांग्रेसी हेमंत सोरेन से खुश नहीं थे, तो दूसरी तरफ मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक अनूप सिंह और इरफान अंसारी समेत कई कांग्रेसी विधायक हेमंत सोरेन के इतने करीब थे कि अगर हेमंत सोरेन चाहते तो वे कभी भी कांग्रेस को तोड़कर अकेले दम पर सरकार बना लेते, सरकार चला लेते। लेकिन हेमंत सोरेन ने पूरी ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया। लेकिन अब जबकि हेमंत सोरेन जेल में हैं और ईडी के केस में बंद नेताओं सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या फिर झारखंड में ही ईडी की जो हिरासत में हैं, जो बंदी बनाए गए आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, छवि रंजन जैसे लोगों को देखें तो हेमंत सोरेन की जल्द रिहाई की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है। तो हेमंत सोरेन अगर राजनीतिक मैदान में नहीं होंगे तो इसका फ़ायदा और उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? दोस्तों, मेरी जो समझ है उसमें सीधा सीधा फ़ायदा कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है और नुकसान सीधे सीधे जेएमएम को, क्योंकि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा की दशा और दिशा कौन तय करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हेमंत सोरेन जेल में रहकर पार्टी की हर गतिविधि का संचालन नहीं कर सकते और परिवार आधारित दलों के साथ ये बड़ी समस्या होती है कि जब जब ऐसी पार्टियां बिखरती हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस राजीव गांधी की हत्या के बाद कभी अपने दम पर पूरी तरह खड़ी नहीं हो पाई। हालांकि राजीव की हत्या के बाद भी कांग्रेस की 3 सरकारें बनी, एक नरसिम्हा राव की और 2 मनमोहन सिंह की, लेकिन वह कभी भी बहुमत की सरकार नहीं बना सकी। यहाँ तक कि राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में हुए आम चुनाव में भी कांग्रेस को 244 सीटें ही मिली थीं। चारा घोटाला में लालू के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और उनकी बार बार की जेल यात्राओं से राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हुआ और अब तेजस्वी यादव के कमान संभालने के बाद एक बार फिर राजद में थोड़ी जान आती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी वह अकेले दम बिहार की सत्ता तक पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक वैसे ही गुरुजी यानी शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान थे और बाद में उनकी गद्दी संभाली हेमंत सोरेन ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन और ऊंचाइयों पर ले गए। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि शिबू सोरेन भी वैसी शारीरिक और मानसिक स्थिति में नहीं है कि पार्टी चला सकें और यह संकट जेएमएम के सामने खड़ा है। अगर बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो यह मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और खुद हेमंत सोरेन के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि बसंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं। हेमंत की अनुपस्थिति में गद्दी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। उनके डिप्टी सीएम बनने से सरकार में मुख्यमंत्री होते हुए भी चंपई सोरेन की स्थिति बेहद कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि तब गुरुजी का बेटा होने के कारण बसंत सोरेन हावी रहेंगे और सरकार के अंदर ही 2 ध्रुव, 2 पावर सेंटर बन जाएंगे। और ऐसी हालत में ज़्यादातर विधायकों की निष्ठा किधर होगी, ये अंदाज़ लगाना मुश्किल नहीं है। और हेमंत सोरेन इसलिए कमज़ोर होंगे क्योंकि अगर वे ज़्यादा समय तक जेल में रह गए तो उनके प्रति निष्ठा रखने वाले, उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले विधायक और नेता तब बसंत सोरेन के पाले में चले जाएंगे। लेकिन इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत नुकसान होगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड का कोना कोना देख लिया था, कोना कोना घूम लिया था, खुद को स्थापित कर लिया था। अपनी नेतृत्व क्षमता और कड़े फैसले लेने की अपनी योग्यता से उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों को बखूबी चलाया। लेकिन क्या जेल से निकलने के बाद चीज़ें वैसी ही बनी रहेंगी? दोस्तों, आपको याद होगा कोयला घोटाले में शिबू सोरेन जेल गए थे। जेल से निकलकर दुमका से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 5000 वोटों से हार गए। तो हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद भी चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसी आज हैं। हालांकि बसंत सोरेन खुद भी ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं और हो सकता है कि इसी कारण से उन्हें मंत्री या डिप्टी सीएम नहीं भी बनाया जाए। लेकिन अगर वे मंत्री नहीं बनते हैं तो भी उनके पार्टी और संगठन चलाने की योग्यता, क्षमता और धैर्य की परीक्षा होगी।
लेकिन अगर सोरेन परिवार सत्ता से दूर होगा तो जो हेमंत सोरेन का खड़ाऊ रखकर सत्ता पर विराजमान होगा वह बाद में खड़ाऊ लौटाने को राजी होगा या नहीं, या फिर शिवसेना और एनसीपी की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी दो फाड़ होगी। ये सवाल अभी काल्पनिक हो सकता है, लेकिन संभावना तो बन ही सकती है। दूसरा विकल्प कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं, समझदार हैं। पति के जेल जाने के बाद उन्होंने भावनात्मक पोस्ट किया, उनका सोशल मीडिया खुद चलाने का ऐलान किया, लेकिन पार्टी की रोज़मर्रा की गतिविधियों से उनका पहले कोई वास्ता नहीं रहा है। ऐसे में इस चुनावी साल में जब लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं, यह सोचना कि वे पार्टी की कमान संभाल लेंगी, उनके साथ ज़्यादती करना होगा। कल्पना न अभी पार्टी को जानती समझती हैं, न संगठन से उनका उतना परिचय है, न सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से उनका कोई वास्ता पड़ा है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर कमज़ोर पड़ता है तो फ़ायदा किसको होगा, ये बड़ा सवाल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मांझी, महतो और मोमिन की पार्टी रही है। ऐसे में गैर भाजपाई, मुस्लिम और धर्मनिरपेक्ष वोटों का फ़ायदा किसको मिलेगा अगर जेएमएम कमज़ोर होगा तो? निश्चित रूप से ये वोट कांग्रेस की तरफ मुड़ेंगे। और चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार टालकर कांग्रेस ने दिखा दिया है कि इस बार चंपई सोरेन सरकार में उसकी ही मर्जी चलेगी। इस बात की तस्दीक करनी हो तो बस कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। अगर कांग्रेस 4 साल से खाली पड़े 12वें मंत्री का पद लेती हुई दिखाई दे और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें उसके पास जाती दिखें तो मेरी बात आप याद कीजिएगा। और अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी यह बात समझ में आ जाएगी कि उन्हें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क्योंकि अगर बीजेपी चाहती तो हेमंत सोरेन 1 साल भी सरकार नहीं चला पाते। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र और 40 सीटों वाले बिहार को पलटने में जिस भाजपा को टाइम नहीं लगा, वो भला झारखंड में चूक जाती। ये बात कहीं गले उतरती है क्या? कांग्रेस पर पहले से ही गठबंधन के साथियों और क्षेत्रीय दलों को बर्बाद करने के आरोप लगते रहे हैं और ये आरोप उसके गठबंधन के साथी ही लगाते रहे हैं। फिलहाल तो हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी मझधार में खड़े हैं, समय कम है, उन्हें बहुत जल्दी फैसला लेना होगा कि वे कौन सा किनारा चुनेंगे। ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।